आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही एग्री मार्केट की तमाम बड़े अपडेट्स भी देते हैं, हाजिर मंडियों के अपडेट्स देते हैं। हमारे साथ जो भी किसान जुड़ते हैं उनके लिए ये भी सलाह देते हैं कि वो अपनी शिकायतें, परेशानियां हमें भेजें। उनकी शिकायतों के लिए हम एक बड़ा मंच दे रहे हैं, ईटी नाउ स्वदेश का, और इस मंच के जरिए आप अपनी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बना सकते हैं, देश की आवाज़ बना सकते हैं, और आपकी शिकायतें हम पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे और आपकी दिक्कतें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें अपना सवाल भेजिए, वीडियो बनाकर, फोटो खींचकर, या फिर नॉर्मल मैसेज के जरिए भी सवाल भेजिए। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी शिकायतें हमें भेज सकते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही निर्मल बंग से कुणाल शाह हैं। और साथ ही आज हमारे साथ जीएसटी में जो बड़ी राहत मिली है उस पर बातचीत करने के लिए अभिषेक गोविलकर हैं, वाइस प्रेसिडेंट एग्री बिजनेस के बिग मिंट से आते हैं। और साथ ही चेतन नरके हैं, डायरेक्टर हैं गोकुल डेयरी से, कोल्हापुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीएसटी की खबरों के साथ, क्योंकि जीएसटी पर सरकार ने बड़ी राहत दी है और एग्री सेक्टर के लिहाज से देखें तो ये बड़ी राहत दी है। अभिषेक जी, आप बताइए, जो एग्री इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर के लिए जो रॉ मटेरियल है और साथ ही डेयरी उत्पाद, इस पर जीएसटी में जो बड़ी राहत मिली है, इससे क्या लग रहा है? रूरल इकोनॉमी पर रियल असर कितना होगा, वास्तविक असर कितना होगा? अभिषेक जी। नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो कल जीएसटी के रेट्स में कमी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, आई थिंक इसका काफी बड़ा असर रूरल इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। मेजर जो कंपोनेंट है, जैसे एग्री इनपुट में बायो फर्टिलाइजर, फिर इवन केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पे जीएसटी काफी हद तक गवर्नमेंट ने रैशनलाइज किया है और कम किया है। इससे किसानों के जो उत्पादन में जो कीमत लगती है उसमें काफी हद तक कमी आएगी। इसके अलावा फार्म मशीनरी, जिसमें ट्रैक्टर के कंपोनेंट, ट्रैक्टर के टायर, इन सब चीजों पे भी जीएसटी कम की है। इसकी वजह से किसानों को एक काफी हद तक उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम करने का मौका मिलेगा, और इसका काफी हद तक किसान को बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। वित्त मंत्री ने इस मौके पर क्या कहा था? जिस जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा इस राहत पर, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में इट इज कम डाउन। ओके, तो वित्त मंत्री, आपने सुना कि किसानों के लिए बड़ी राहत की बात कर रही थी। आप बताइए अभिषेक जी, क्या ये कदम उत्पादन को, लागत को कम करने के लिए किसानों को मदद मिलेगी, या सिर्फ ये पार्शियल, आंशिक राहत ही है? नहीं, काफी हद तक किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे उनके मेजर जो कॉस्ट कंपोनेंट है किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए, वो एक तो फार्म इम्प्लीमेंट्स है और दूसरा फर्टिलाइजर या बायो केमिकल्स है। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर जीएसटी कम होता है तो इसका सीधा फायदा किसानों को देखने को मिलेगा। मशीनरी, बायोपेस्टिसाइड, इस सब की जो टैक्स कम होंगे, जीएसटी कम होंगे, इससे लागत कितनी घट सकती है? हालांकि क्वांटिफाई करना अभी थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है, कितनी लागत कम होगी? अभिषेक जी। हाँ, हेलो। हाँ, बिल्कुल, आवाज आ रही है सर आपको। हाँ, किसी भी अगर क्रॉप का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखे तो उसमें जो फर्टिलाइजर या इनपुट का जो ओवरऑल कॉस्टिंग होता है वो अराउंड 20-25% के आसपास रहता है, और उस 20-25% के कंपोनेंट के ऊपर अगर 7 से 10% का अगर कॉस्ट रिडक्शन होता है तो उसका सीधा सीधा असर
यानी जो फार्म प्रॉफिटेबिलिटी है या उनके जो एक्चुअल इनकम है उसमें देखने को मिलेगा। एक और अहम खबर एग्री सेक्टर के लिहाज से देखें तो मेंथा ऑयल, जहां पर नेचुरल मेंथा ऑयल के लिए जो जीएसटी की दर है उसे 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, और सिंथेटिक मेंथा जिससे काफी इंडस्ट्री परेशान थी और उसी वजह से भाव हम काफी समय से देख रहे थे सप्रेस था, उस पर अब जीएसटी बढ़कर अब 12 से 18% हो गई है। ये कितनी बड़ी राहत है सर? बहुत बड़ा बदलाव है। इंडस्ट्री या ट्रेड बॉडी कह लो मेंथा ऑयल की पिछले काफी सालों से गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रही थी कि जो ये चीपर इंपोर्ट्स है सिंथेटिक मेंथा का, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सरदर्द और यहाँ के लोकल मेंथा ऑयल फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक कारण बन गया था, जिनकी वजह से मेंथा ऑयल के प्राइस काफी सप्रेस चल रहे थे। तो इस बदलाव के बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक काफी कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ जाएगी। सिंथेटिक मेंथा के जो सस्ता मेंथा इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था उसके कंपैरिजन में, तो आई थिंक ये इंडस्ट्री और भारतीय मेंथा ऑयल किसान के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। ओके सर, अब डेयरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ चेतन नरके जी भी हैं, डायरेक्टर है गोकुल डेयरी से, कोल्हापुर जिला दूध उत्पादक संघ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। चेतन जी, क्या लग रहा है डेयरी सेक्टर में दूध और पनीर जैसे प्रोडक्ट को जीएसटी फ्री कर देना किसानों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, या दोनों के लिए, या सिर्फ प्रोसेसर को ज्यादा फायदा होगा सर? मुझे लगता है कि जब भी जीएसटी निकाला जाता है तो वो कंज्यूमर को जो प्राइजेस होती है वो कम हो जाती है। तो उस हिसाब से अपना अगर घी लीजिए, बटर लीजिए या आइसक्रीम या चॉकलेट, कोई भी ये जो स्टेपल फूड में जो चीजें आती है वो सस्ती हो जाती है। उस हिसाब से ग्राहकों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए। पर ग्राहकों के लिए जब ये टैक्सेशन जो अभी आप यूएसटी मिल देखेंगे, पनीर को ऑलमोस्ट 5% टू नील तक आए, आइसक्रीम और चॉकलेट का 18 से 5% तक आया, और बटर घी जो अपने स्टेपल फूड में आते हैं, अगर वो कंपनी ने पास ऑन कंज्यूमर के लिए करनी चाहिए। अगर वो कम नहीं कट करने के लिए टाइम लगा तो कंज्यूमर का एमआरपी प्राइस उतना ही रहेगा। तो मुझे सभी कंपनियों को ये दरख्वास्त करनी पड़ेगी, जो जीएसटी में आपका जो सेविंग अभी हुआ है वो अभी कंज्यूमर को आपको पास ऑन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर सर 0% अगर जीएसटी हो जाती है तो दूध के दाम कितने कम हो सकते हैं पर लीटर के हिसाब से, कोई कैलकुलेशन सर? साधारण से आप देखें तो 10 से 12% तक कम हो जाएंगे जो उप पदार्थ और जो बाय प्रोडक्ट्स उसको बोलते हैं। इससे क्या होगा कि ये ग्राहकों को भी अफोर्डेबल हो जाएगा, न्यूट्रिशन भी हो जाएंगे, और जो अपनी गृहिणियां हैं उनके लिए भी अच्छी तरह से 4 पैसे बच जाएंगे। अगर आप दूध उत्पादक को देखेंगे तो दूध उत्पादक को भी ज्यादा अपना जो डिमांड है वो अभी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपका पॉपुलेशन बन रहा है। अभी भारत अपने जग भर में 230 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है और वो 5 से 7% से हर ग्रोथ उसका हर साल हो रहा है। थोड़ी ही सालों में अपना वो जो दूध वो जो ओवर फ्लडेड हो जाने वाला था, अभी ये जीएसटी कम होने की वजह से अभी वो इंटरनली कंज्यूम हो जाएगा, और इस हिसाब से जो डिमांड मार्केट में होनी चाहिए वो ये जीएसटी की कटौती से हो जाएगी। उस हिसाब से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहता है डेयरी उत्पादक के लिए वो ठीक से रहेगा, क्योंकि डेयरी जो है वो इंडियन रूरल इकोनॉमी का सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद में जो स्टिमुलस डिमांड जो आएगी कंज्यूमर की वो भी बढ़ जाएगी, और ये पूरे इसमें अफोर्डेबल न्यूट्रिशन जो सबके लिए, बच्चे हो, बूढ़े हो या अडल्ट लोग हो, उनके लिए ठीक से हो जाएगी। और एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि कोल में जो है जीएसटी है वो बढ़ाया गया है। आप अगर डेयरी इंडस्ट्री में देखेंगे जो बॉयलर रन करते हैं उसके लिए हम ब्रिकेट्स या कोल या फर्नेस ऑयल यूज करते हैं। इस हिसाब से बायोफ्यूल के लिए भी सर्कुलर इकोनॉमी के हिसाब से अच्छी तरह से जो काउ डंक होता है उसको भी अच्छा मार्केट आएगा, जिस हिसाब से इको फ्रेंडली लेवल से और एनवायरनमेंट की तरफ से भी ये अच्छी मूव हो जाएगी। इसलिए मैं अपने आईडीए के जो उन्होंने पूरा जो इसमें एफर्ट्स डाला है उसके लिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, एनडीडीबी के जो चेयरमैन है मिनेश शाह जी को, और आईडीए की तरफ से डॉक्टर सोदी साहब ने जो पूरा इसमें एफर्ट्स डाला है, इसके लिए उनका मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि इस वजह से, ये कटौती की वजह से कंज्यूमर को भी अच्छे प्राइस में अगर कंपनी वो पास कर देंगे
तो बहुत अच्छा लो प्राइस पे मिलेगा, गृहिणियों को भी अच्छी तरह से सेविंग हो जाएगी, और दूध उत्पादकों के लिए जो आगे वाला जो प्रोडक्शन बढ़ाने का जो भारत का जो सपना है डेयरी इंडस्ट्री का, वो पूरा होने में इसकी बहुत से अच्छे से सहायता इसमें हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि न्यूट्रिशन सबका अधिकार है। बेहतर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट अगर अफोर्डेबल भाव में मिले तो दायरा भी बढ़ेगा, किसान भी ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, आपकी कॉस्ट कम होगी, तो कंज्यूमर का भी कंजम्पशन बढ़ेगा। एक अच्छी खबर है। और आपका जैसा कहना है, अगर पूरी तरह से पास ऑन करते हैं तो 12% तक आपके दूध सस्ते हो सकते हैं। जो दूध आप 50 से 60 रुपए लीटर ले रहे हैं, वहां पर आपको हर लीटर पे 6-7 रुपए पर लीटर दूध के उत्पादक के लिए वो जो बाय प्रोडक्ट है उसके कम होंगे। दूध के वो दूध पे तो वैसे ही टैक्स नहीं है, जो दूध उत्पाद जो बाय प्रोडक्ट्स है उसमें कम हो गया, तो जो बाय प्रोडक्ट्स उसमें से आएंगे, जो मार्जिन उसमें बढ़ेंगे, तो वो कोऑपरेटिव जो रहेंगे, जो भारत देश में जो अमूल जैसे है, गोकुल जैसे कोल्हापुर में है, वारना जैसे कोल्हापुर में है, तो उस हिसाब से हम 1 रुपए में से 82 पैसा जो है वो अपने दूध उत्पादक को वापस देते हैं। पर इस तरह से जो दूध उत्पादन बढ़ेगा, जो बाय प्रोडक्ट्स में से जो ज्यादा मार्जिन आएगा, उस तरह से वो मार्जिन जो ज्यादा आएंगे वो दूध उत्पादक को हम और अच्छा उसका जो रेट है पर लीटर जो हम प्रोक्योरमेंट का देते हैं वो अच्छे से दे सकेंगे। बिल्कुल सही बात है कि एक तो कंज्यूमर्स को फायदा मिलेगा, दूसरा किसानों को फायदा मिलेगा, और साथ ही आप लोगों के भी मार्जिन पर इसका असर दिखेगा। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चेतन जी आपका, अभिषेक जी आपका, और इस अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी सर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गोल्ड और सिल्वर का रुख करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर काफी मुनाफा वसूली दिख रही है। हमारे मेहमान क्या कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स मनोज जी, प्रथमेश जी और कुणाल जी की क्या राय बन रही है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। कुणाल जी, सोने चांदी में आज काफी मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है? अभी भी खरीदना चाहिए इस गिरावट पे, या रुकें सर? मैं बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट टेकिंग है, और तकरीबन 5 दिन से लगातार हम एक रैली देख रहे थे, तो फाइनली एक कूल ऑफ आया है। कुछ डरना नहीं चाहिए। 1,05,980 5,900 के आसपास बाय करना चाहिए। 5,600 का स्टॉप लॉस रखिए। फिर से 1,06,600 700 का भाव आ सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से भी। सो ये डिप को बाय करना चाहिए। मुझे तेजी लग रही है गोल्ड में। को तेजी लग रही है। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे जो ट्रेंड है ओवरऑल वो पॉजिटिव ही है, लेकिन हम जो लगातार यहाँ पे तेजी देख रहे थे उसके बाद एक कूल ऑफ कीमतों में देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 दिन ये कूल ऑफ जो है जारी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूएस के जो एम्प्लॉयमेंट के डेटा है वो भी ड्यू है, तो उसके चलते एक मुनाफा वसूली रह सकती है। वर्तमान यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो इंट्राडे के लिए एक बार पुट ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे रणनीति बनाई जा सकती है। शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी, इसलिए पुट के जरिए यहाँ रणनीति बनाए। गोल्ड का जो 1,04,000 का पुट ऑप्शन है सितंबर मंथ का, 700 के स्तर पे बाय करें, 500 का स्टॉप रखें और 1,050 के टारगेट वहां रखे जा सकते हैं। सिल्वर में भी हमारा मानना है कि थोड़ा कूल ऑफ जो है वो देखने मिल सकता है। तो जो सितंबर का 1,22,000 का जो पुट ऑप्शन है 1600 के स्तर पे बाय करना चाहिए 1300 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 2,200 तक के रहेंगे। ओके, प्रथमेश जी आपकी राय सोने चांदी पर? सिमिलर लाइंस पे गोल्ड पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करना है 1,05,850 पे, 1,05,600 का स्टॉप, ऊपर में टारगेट 1,06,350 का। सिमिलरली सिल्वर का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,23,900 बाय, 1,23,500 स्टॉप लॉस, टारगेट 1,24,900। कच्चे तेल में क्या करना चाहिए ओपेक प्लस की बैठक से पहले? आई थिंक क्रूड में आप देखेंगे फंडामेंटली ज्यादा ट्रिगर नहीं है, बट सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो है रशिया के ऊपर यूएस और यूरोप सेकेंडरी सैंक्शन डालने की बात कर रहे हैं ऑयल के ऊपर। तो ये ऑयल के लिए पॉजिटिव है। तो मैं जो ये वीकेंड में ओपेक की मीटिंग है उस पर प्रोडक्शन बढ़ाने की ओपेक बात करेगा, पर मुझे लग रहा है रशिया पे सैंक्शन अगर लगता है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो 5,550 के आसपास कच्चे तेल में बाय करना चाहिए 5,700 के टारगेट के लिए। मनोज जी आप क्या कहेंगे, कच्चे तेल में क्या करें?
एक रेंज बाउंड ट्रेड है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतें 5,450 के नीचे नहीं जाएगी और ऊपर में भी एक जो रेंज बनी हुई है 5,800 के आसपास की, तो जो रेंज है 5,450 से 5,800 की बनी रह सकती है वर्तमान लेवल से। और अगर थोड़ा डीप आता है, जिस तरह से जो ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी की खबरें निकल कर आ रही है, तो 5,500 5,520 की रेंज में अगर आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। 5,450 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 5,800 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। ओके प्रथमेश जी, क्रूड और एनजी में ऑप्शंस में कोई ट्रेड है? ऑप्शंस में नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 270 स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए। 12 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। ये 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 22 के रखिए। क्रूड में ध्यान नीचे की तरफ का है आज के सेशन के लिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 5650 पे सेल कीजिए, 5730 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 5470 की। कुणाल जी, बेस मेटल्स में क्या राय है पूरे ही पैक पर? कुणाल जी, बेस मेटल्स पर मैं पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए आज? चाइना का जो पीएमआई का डेटा आया था डे बिफोर यस्टरडे, उसके कारण मेटल में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण बड़ी तेजी भी नहीं आएगी। एक रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको देखने मिलेगा। कॉपर 910-15 के ऊपर नहीं जाएगा, 890 के नीचे नहीं जाएगा, यही 10-15 रुपए की रेंज में ट्रेड करेगा। जो बड़ी अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में वो है इंस्टेबिलिटी इन द बॉन्ड मार्केट आगे जाके। सो जैसे हमने 30 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए देखा था, तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी मेटल्स में रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगी। पर में क्या करना चाहिए, एक छोटा जवाब दे दीजिएगा। मनोज जी, कॉपर पर आपसे राय चाह रहा था। बिल्कुल दायरे का कारोबार है, लेकिन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो अगर यहाँ पे 895 के आसपास आता है सितंबर वायदा, तो बाय करके चलना चाहिए 889 के स्टॉप से। ऊपर में टारगेट 904 तक के रखना है। आप तीनों मेहमानों का वक्त आज ज्यादा नहीं था, जीएसटी की खबर की वजह से आप लोगों से कम बातचीत हो पाई, शुक्रिया। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेट देंगे, लेकिन जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।